हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं शकील अहमद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में हमने 2022 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को एक ओवरव्यू लिया था, एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के पॉलिटी के क्वेश्चंस की। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि पहले एक सब्जेक्ट के ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर आपके सामने डिस्कस करें, उसी के बाद कोई अगला सब्जेक्ट हम शुरू करें, ताकि एक चीज पहले कंप्लीट हो और दूसरा सब्जेक्ट आसानी से हम शुरू करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम बात करते हैं 2021 के पीवाईक्यूज की पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? बहुत स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, धन का केंद्रीकरण। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको डीपीएसपी का आर्टिकल 39 पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। 39 थी में धन के केंद्रीकरण को लेकर बात की गई है और हमारे संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे भूमि सुधार वगैरह और बहुत सारे इश्यूज आने लगे सरकार को लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनाने के अंतर्गत। फिर उसे 1944 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या किया गया? जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, उसे मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही पूछ रहा है, यह एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल सही है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तीसरा कह रहा है यह मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार तो अब नहीं है, हमने देख लिया, यह हट गया। यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, यह भी हट गया। अब हमें जो कंफ्यूजन होगा वो कहाँ होगा? या तो क्या ये केवल नागरिकों को प्राप्त है या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है? तो देखिए यहाँ पर कंपनियों के, संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशंस के भी संपत्ति होती है और उनके द्वारा भी संपत्ति खरीदी जाती है, उन्हें भी अधिकार है संपत्तियों का। तो किसी भी व्यक्ति को संपत्ति खरीदने का विधिक अधिकार भारत के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे पहले संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था और वर्तमान में संविधान के कौन से भाग के कौन से आर्टिकल में है? कौन सा भाग है और कौन सा आर्टिकल है? ये दो चीजें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। इससे आपका भी एक पढ़ने का तरीका बढ़ेगा, चीजों को देखने का नजरिया चेंज होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? भारत का की प्रकृति क्या थी? किस तरह का राज्य भारत था? ये देखते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो अगर आप सही से आपको चीजें पता हो तो हमें पता है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इस तरह की चीजें, पंथ निरपेक्ष, और ये जो शब्द है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो ये दोनों तो हटी जाएंगे। फिर बात आती है यहाँ की और यहाँ की। तो अगर आप जब पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रस्तावना को जरूर पढ़ते हैं, और प्रस्तावना में शुरू का स्टेटमेंट है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये है। तो इसका आंसर हमें बिल्कुल आसान सा नजर आ जाता है, ऑप्शन बी।
ठीक है, तो आंसर बी होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? संवैधानिक सरकार का क्या आशय? देखिए, एक तो होता है कि किसी देश में संविधान है, और एक होता है किसी देश में संविधानवाद है। संविधान तो चीन का भी है, लेकिन क्या चीन की सरकार संविधान के अनुसार चलती होगी वहां पर? क्या लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे? क्या लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिनमें संविधान भी है और वहां की सरकारें संविधान के अनुसार चलती भी है। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि संवैधानिक सरकार का क्या आशय है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। तो किसी देश में संविधान हो तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर संघ व्यवस्था हो, परिसंघ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एकात्मक सरकार भी वहां पर हो सकती है। तो इसको हम अभी होल्ड पर रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। तो इस हिसाब से तो क्या आप अमेरिका को संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे? क्योंकि अमेरिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और उसके पास ही वास्तविक शक्तियां होती है। तो नाम मात्र की शक्तियां हो, यानी क्या अमेरिका संवैधानिक सरकार नहीं है? तो वहां पर भी संवैधानिक सरकार ही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। फिर आप कहेंगे क्या भारत में संवैधानिक सरकार नहीं है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास तो नाम मात्र की शक्तियां होती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपको गलत नजर आएगा। और जब ऊपर के 3 गलत हो गए तो नीचे का तो चौथा जो है वो तो सही होगा। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ये टाइपिंग एरर हो गया। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ऐसी सरकार जिसके संचालन में संविधान का लागू होना जरूरी हो, संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, वही होती है संवैधानिक सरकार। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आर्टिकल 18 की बात की गई है, मैंने इससे पॉलिटी के क्वेश्चंस में ऐड किया है। भारत रत्न जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्म पुरस्कार जिसके अंतर्गत पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री आ जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। पहले एक सिंपल सी बात मैं कहूं कि भारत के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। जो औपनिवेशिक काल में या जब हम गुलाम थे तब बड़े बड़े जमींदारों को, राजा महाराजाओं को इस तरह की उपाधियां दी जाती थी जिससे लोगों में और उनमें एक फर्क नजर आता था, वो लोगों से बढ़कर नजर आते थे। इस तरह की उपाधियों को भारत के संविधान ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दूसरी तरफ भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ये लोगों को मतलब में छुआछूत के लिए या ऊंच नीच के लिए नहीं दिए जाते। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका समाज की प्रगति में कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो उनके योगदान को अप्रिसिएट करने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा इस तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, ताकि सामाजिक कार्यों की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हो और समाज की प्रगति हो। तो यहाँ पर जब ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और पद्म जैसे पुरस्कार हैं, ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं वर्ष 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कार। बिल्कुल सही बात है, 1954 में पद्म पुरस्कार शुरू हुए थे, को केवल एक बार निलंबित किया गया। अब देखिए, अगर हम जब पढ़ते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में तो हमें जानकारी ज्यादातर ये मिलती है कि एक बार इसको निलंबित किया गया था। लेकिन एक बार कब निलंबित किया गया था? 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब उनके द्वारा इन पुरस्कारों को निलंबित किया गया था। लेकिन 1980s में वापस इंदिरा गांधी सरकार ने इसको वापस शुरू किया। उसके बाद में कुछ रिट्स इसी मुद्दे को लेकर, क्या अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये उपाधियां है या नहीं, कुछ हाईकोर्ट्स के अंदर बहुत सारी रिट्स आने लगी कि क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसी चीजें
इसके अंतर्गत उपाधियां मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो इस वजह से कुछ समय के लिए बीच में एक बार और इनको निलंबित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनको उपाधियां नहीं मानी जाएगी, इन्हें वापस से शुरू किया गया। तो यहाँ पर केवल एक बार की जगह हमें कहना होगा कि 2 बार इन्हें निलंबित किया गया था। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाना चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं चीजों को, ताकि एक ट्रिक हमें पता भी चले। पहला और दूसरा गलत हो गया तो इसे यहाँ गलत कर देंगे, यहाँ पहला है इसे यहाँ गलत कर देंगे, यहाँ पहला दूसरा है इसे यहाँ गलत कर देंगे। हालांकि हमें पता ही चल गया था कि शायद तीसरा हमारा आंसर होगा। तो केवल क्या पूछा है, अच्छा इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल ये देखना होगा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। जी नहीं, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान सा फैक्ट है ये, अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न एक वर्ष में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत हो गया, तो हम कहेंगे कि तीनों ही गलत है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, इतनी बात ठीक है यहां तक। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त जो है वो संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। यहां पर इसने उल्टा कर दिया। तो यहां पर क्योंकि ऐसे अभियुक्त को कहां रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, ना कि पुलिस हिरासत में, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई न्यायिक हिरासत में है तो उससे पूछताछ करने के लिए बिल्कुल न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता। जब बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हों तो आपको उन्हें तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए, और जहां एक स्टेटमेंट खत्म होकर दूसरा जुड़ता हो, इस तरह से तोड़ेंगे तो क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आने लगेगा। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। देखिए, पेरोल होती है एक तरह से कुछ दिनों की छुट्टी। जो एक कैदी होता है, अगर जेल के अंदर उसका रवैया, उसका बर्ताव, व्यवहार ठीक है, और फिर वह अप्लाई करता है कुछ दिनों की छुट्टी के लिए, ताकि सामाजिक जीवन से उसका जुड़ाव बना रहे, तो सरकार अगर चाहे, प्रशासन अगर चाहे तो उसे छुट्टी दे सकता है। लेकिन ये उसका अधिकार नहीं है। कैदी को कैसा अधिकार है, इस तरह का अधिकार तो कम से कम उसे नहीं है कि वो जबरदस्ती कहे कि मेरा व्यवहार तो अच्छा था, आपको मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता। प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो उसे पेरोल दे सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अधिकार जैसा मामला कुछ भी इसका बनता नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत। तो इस तरह के नियम भी राज्य सरकार द्वारा ही बनाए जाएंगे। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो हमें पूछा क्या है, कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शंस गलत हैं कहीं ना कहीं, इसे हम करेंगे केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। कोई ऐसा कानून जो किसी अधिकारी को, किसी एग्जीक्यूटिव को अनियंत्रित और अनिर्देशित
विवेकाधिकार, विवेकाधिकार मतलब जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, इस कानून को लागू करवाना है। याद करो जो नसबंदी वाला केस हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई गई थी। उस तरह का कोई कानून अगर जबरदस्ती विवेकाधिकार देता है प्रशासक को कि इस कानून को लागू करना है किसी भी तरह से, चाइना की हालत देख लीजिए, है ना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो किसका उल्लंघन करेगा? ऑप्शन देखेंगे उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन देखो, आर्टिकल 44 क्या आता है इसमें? यूनिवर्सल सिविल कोड आता है, तो इसमें तो ये वाली बात, तो इसका तो कोई उल्लंघन है ही नहीं। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कानूनी परिवर्तनीयता भी नहीं है। अनुच्छेद 28 करें तो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड अनुच्छेदों में से एक है जो धार्मिक शिक्षा की बात करता है, तो यहाँ पर भी इसका उल्लंघन नहीं है, धर्म का कोई भी मसला नहीं है ना। फिर हम बात करें अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 कब काम में आता है? जब किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो चुका हो तो उसके क्योर के लिए, उसके इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। बच जाता है अनुच्छेद 14, और इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कानून की नजर में हमेशा बराबर होगा, समान होगा, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर किसी को अनियंत्रित विवेकाधिकार हम दे देंगे तो मुमकिन है वो दो लोगों, दो समुदायों के बीच में भेदभाव करे। तो इससे जो उल्लंघन होगा वो हमारी समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इसे हम रखेंगे ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा गुण है जो हमें बताती है कि भारत की उसका जो स्वरूप है वो फेडरल है या यूनियन है? फेडरल तो नहीं है इंडिया का स्वरूप, यूनियन जरूर है। तो संघ के अंदर क्या होता है? संघीय स्वरूप में क्या होता है? दो सरकारें होती है। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम इसे कॉन्सेप्चुअली और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो वो आपका काम है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं किसी टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूँ। दो सरकारें हैं, एक होगी केंद्र सरकार या संघ सरकार जिसे आप कहेंगे, और एक होगी राज्यों की या प्रांतों की सरकार। और दो सरकारें जब होगी तो मुमकिन है इन दोनों में डिस्प्यूट्स होंगे। उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना आवश्यक है। तो अगर हम संघीय स्वरूप के स्ट्रक्चर को बनाए रखने की बात करें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रांतों की सरकार। और अगर बाय द वे उनमें किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति जरूरी है ताकि डिस्प्यूट को स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से सोल्व किया जा सके। अब देखते हैं क्वेश्चन को, कौन सा ऐसी प्रकृति है जो हमें संघीय स्वरूप को बताती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इस तरह के स्वरूप के अंदर। तो हमारा आंसर बिल्कुल यही होगा। आगे की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये बाद की बात है। जो संघ की विधायिका है उसमें प्रांतों के प्रतिनिधि जैसे हमारे राज्यसभा में होते हैं, इस तरह के होते हैं बिल्कुल। लेकिन जो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जब हम यूपीएससी के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ना सिर्फ उनकी लाइनों को समझना होता है, उसके पीछे के मर्म को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशली 2018 के बाद, 2016 के बाद जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में, तो बहुत ही ज्यादा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं बिल्कुल। जब गठबंधन सरकारें होती है तो कई पार्टियों के जो लोग होते हैं वो मंत्री के पद पर होते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होता है। यह कोई संघीय व्यवस्था की खास बात नहीं है कि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हो। हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में आइए,
भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। एड हॉक जजों वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर सीबीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि जजेस की संख्या कहीं ना कहीं कम पड़ रही है और मामले ज्यादा हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो रिटायर्ड हो चुके जज हैं उन्हें कुछ समय के लिए इस तरह से नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एड हॉक जजों की जो नियुक्ति का बात है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और उसे लगता है कि इसको वापस से चेक करने की जरूरत है, तो वो वापस से उसे चेक करता है। इस तरह की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और उच्च न्यायालयों के यानी हाई कोर्ट्स के पास भी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ठीक है, तो दोनों को हम सही कर देंगे। यहाँ पर जरूर ध्यान रखा करें, सही पूछता है या गलत पूछता है तो वो पता होना जरूरी है, वरना क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम गलत कर देते। 11th क्वेश्चन है, भारतीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कोई भारत का नागरिक है या कोई भारतीय है तो उसके बारे में क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं, उसकी बात हम करते हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, बिल्कुल सही है। और एक ही अधिवास, एक ही डोमिसाइल है। केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो एक ही डोमिसाइल हमारे पास होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो क्वालिफिकेशंस है, जो योग्यताएं हैं, उनमें एक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। ये वाली कंडीशन अमेरिका के संविधान में है। तो जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, केवल भारत का नागरिक होगा तो भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस वजह से, इस लाइन की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये बात सोच के देखिए आप, क्या ऐसा हो सकता है अगर किसी विदेशी को भारत सरकार ने नागरिकता दे दी तो क्या उससे वापस नागरिकता नहीं ली जा सकती? बिल्कुल ली जा सकती है। यहाँ तक कि अगर वो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, उसका अपमान करता है, तो इस आधार पर भी उससे नागरिकता छीनी जा सकती है। और भी कुछ क्राइटेरियाज तो हैं ही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सीधी तरह से हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा है, सही पूछा है तो केवल एक ही सही है, दूसरा और तीसरा हमने गलत कर दिया है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? उदार लोकतंत्र की बात कर रहा है। तो उदार लोकतंत्र क्या होगा? जिसमें लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता हो, ना सरकार सीमित हो, अपने दायित्वों का पालन करे, व्यक्तिवाद को ज्यादा तवज्जो दे, मानवाधिकारों को तवज्जो दे, और अपने निकायों में सरकार संविधान के अनुसार सरकार चले, संविधान के अनुसार। और अलग अलग जो बॉडीज है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनमें शक्तियों का पृथक्करण रहे, अपने अपने काम करें, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं। इस तरह के लोकतंत्र को हम कह देते हैं उदार लोकतंत्र। इसमें पहला ऑप्शन है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इस ऑप्शन को पहली बार देख के आपको लगेगा कि शायद ये ऑप्शन सही है, लेकिन शासन की लैंग्वेज में हम प्रतिबद्ध का जो अर्थ लगाते हैं वो लगाते हैं सरकार के प्रति प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध डेमोक्रेसी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये एक नारा दिया था डेमोक्रेसी, सॉरी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी, डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी। तो वहां पर मुद्दा उठा था कि प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं। इसी तरह से प्रतिबद्ध न्यायपालिका कम से कम उदार लोकतंत्र में तो नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी तभी निष्पक्षता से फैसले लिए जा सकेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण पर तो काम नहीं होता है। जो लोकतंत्र है उसमें
हमें पता है कि विकेंद्रीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। महात्मा गांधी ने तो पंचायतों को ज्यादा शक्तियां देने की बात कही, पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही। तो केंद्रीकरण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। निर्वाचित सरकार, हाँ सरकार निर्वाचित तो होनी चाहिए, लेकिन जब हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में तो ऑलरेडी निर्वाचित सरकार ही होती है। तो इसका कोई स्पेशली यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि निर्वाचित सरकार के पास भी ढंग से काम करने के मौके, अधिकार नहीं होते। पाकिस्तान को उदाहरण आप देख लीजिए, सरकार निर्वाचित होती है ना, लेकिन आर्मी कंट्रोल करती है। तो इस तरह की सरकार को भी हम उदार लोकतंत्र, क्या पाकिस्तान को उदार लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या बचाता है? शक्तियों का पृथक्करण। जो हमारी बॉडीज होती हैं सरकार की, एग्जीक्यूटिव, विधायिका और न्यायपालिका, जुडिशरी, तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत इन पे जरूर लागू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल सही बात है, भारत का जो संसदीय मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, उसके अकॉर्डिंग, उससे मोटिवेटेड है। तो लेकिन हमारा उससे कुछ अलग भी चीजें हैं, वो क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, कानून बनाने का, विधायिका का, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। बिल्कुल सही बात है, कानून बनाने के अंदर ब्रिटिश की संसद, ब्रिटेन की संसद किसी भी कानून को लागू करवा सकती है एक साधारण बहुमत से। वहां पर संसद ही संप्रभु होती है, संसद ही सर्वोच्च होती है। तो यहां तक का तो ठीक है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ब्रिटेन में तो पूरी तरह से सर्वोच्च और संप्रभु है संसद किसी भी कानून को बनाने को लेकर, लेकिन भारत में जो संसद की शक्ति है कानून बनाने की, उस पर कुछ सीमाएं जरूर है। और ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट हमारा ध्यान रखता है इस बात को कि सरकार या संसद कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। अगर इस तरह का कोई भी कानून संसद के द्वारा लाया जाता है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। जब संसद द्वारा कोई ऐसा कानून लाया जाता है जो संविधान की असंवैधानिक होता है या संविधान पर चोट करने की कोशिश करता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे संविधान पीठ को भेजती है उस मामले को देखने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। और संविधान पीठ में कम से कम 5 जजेस होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, उसे हम संविधान पीठ कहते हैं। ये हमारी बात थी। अच्छा क्वेश्चन था और दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ना सिर्फ लाइनें पढ़नी है, ना सिर्फ लक्ष्मीकांत की लाइनें पढ़नी है, उनके अंदर के मर्म को भी हमें समझते हुए चलना है, तभी हम यूपीएससी के इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हालांकि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इजी था, सेकंड भी इजी था, लेकिन हमें चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। सिर्फ एक ओवरव्यू के द्वारा हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार, संघ सरकार आपको मैंने बताई 2 तरह की सरकारें होंगी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति। देखिए, इस तरह के फैक्ट्स मुमकिन है कि आपको तैयारी के दौरान आपकी नजरों के सामने से ना गुजरे। तो इस तरह के फैक्ट्स जब आते हैं एग्जाम में, तो अगर कोशिश करें कि अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो उसको स्किप ही कर दें। और इस तरह के फैक्ट्स को देखकर ऐसा नहीं है कि आप हर छोटे छोटे फैक्ट्स को रटना शुरू कर दें, उससे हमारी तैयारी लेंदी भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी नहीं रहेगी। तो देखते हैं स्टेटमेंट को क्या कहना चाह रहा है। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949 में फॉर्म की गई थी और इसकी इस तरह की किसी भी कोई भी रिकमेंडेशन इसकी नहीं थी। तो इसे हम क्या कर देंगे, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह के फैक्ट्स पर
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपनी तैयारी के दौरान। ऐसे एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं, क्योंकि उन्हें एक कट ऑफ भी तो कैरी करनी होती है 50% के आसपास। तो कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी देखे। तो उस तरह के क्वेश्चंस पर जो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। फिर से एक फैक्ट है और ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मैं आपको फैक्ट बताने लग जाऊं, ये कहीं से भी हमारी तैयारी के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए मैं बस आपको स्टेटमेंट सही और गलत बताकर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पुट्टा स्वामीवाद 2017 का पता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है, तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया हो या अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा हो तो आपने इसे गलत किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। आपने देखा होगा कि कई सारे प्रत्याशी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, है ना। जैसे 2014 में हमने देखा, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वाराणसी से भी चुनाव लड़ा और वडोदरा से भी चुनाव लड़ा, दोनों जगह से जीते। लेकिन आप इन दिनों में आपने नहीं देखा होगा कि कोई प्रत्याशी 3 जगह से चुनाव लड़ रहा हो। ठीक है, तो 2 जगह से तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन 3 जगह से चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। इसके लिए बाकायदा कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। क्या है? तो ये कह रहा है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को 3 जगह से चुनाव लड़ने से रोकता हो। तो ऐसा कानून है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और वो कानून कौन सा है? जन प्रतिनिधि अधिनियम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसकी धारा 33(7) इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। धारा याद नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारत में कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति 3 जगह से निर्वाचन नहीं लड़ सकता है, निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ये फिर से एक फैक्ट आ गया है। अब आपको बहुत हद तक मुमकिन है कि 99% ऑफ एस्पायरेंट्स को ये वाली बात नहीं पता होगी कि श्री देवीलाल ने 1991 में 3 जगह से निर्वाचन लड़ा था, चुनाव लड़ा था। चलो इसको स्किप कर देते हैं एक बार। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, जैसे हमने देखा कि मोदी जी ने वाराणसी और बड़ोदरा से चुनाव लड़ा, यहां भी वो जीते, यहां भी वो जीते। ठीक है, तो क्या हुआ, इस सीट को उन्होंने रखा और इसको उन्होंने वैकेंट कर दिया, खाली कर दिया। क्योंकि जब दोनों जगह से आप जीत जाते हैं तो आपको कोई एक सीट चुननी होती है कि आप किस सीट के सांसद रहेंगे। उन्होंने इसे तवज्जो दी, इसे वैकेंट कर दिया। अब यहां पर भी तो वापस चुनाव कराने होंगे ना। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नियम ऐसे हैं कि जब ये सीट खाली हुई है, तो क्योंकि मोदी जी की सीट थी तो मोदी जी की पार्टी यहां पर चुनाव कराने का खर्चा देगी, उपचुनाव जो होंगे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उपचुनाव वही पार्टी वापस से करवाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, चाहे उसको वापस से यहाँ पर चुनाव करवाना पड़े। हाँ, ये बात है कि हमारे 2 बार रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, खत्म रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, एक्सपेंडिचर होता है बहुत ज्यादा, डबल हो जाता है खर्चा कहीं ना कहीं। लेकिन ये ऐसा कोई वो नहीं है, नियम नहीं है कि वही पार्टी उसको वहां पर चुनाव एग्जीक्यूट वापस करवाती है।
तो ये वाली बात है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब पहला हमने गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया, तो स्टेटमेंट ए क्या बचा आंसर इसका, सॉरी पहला तो हमने गलत कर दिया और तीसरा भी हमने गलत कर दिया, तो 2 होगा इसका आंसर। यानी ये वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये सही है। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि कोई व्यक्ति 3 बार चुनाव, 3 जगह से चुनाव लड़ ही नहीं सकता कानून के अंतर्गत, तो 1991 तक तो ये व्यवस्था थी। ये जो धारा ऐड की गई, ये जो धारा जोड़ी गई, ये 1996 में जोड़ी गई। समझ रहे हैं आप बात को? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन यह व्यवस्था 1996 से ऐड की गई है, 1996 से ऐड की गई है, उससे पहले से नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है, देवीलाल, श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और ताज्जुब की बात है कि वो तीनों जगह से ही हार गए थे। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राज्य शब्द का मतलब आप क्या समझते हैं? राज्य की यानी स्टेट की जब हम परिभाषा को देखते हैं तो 4 चीजें इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, दूसरा उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और इस सरकार के पास क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात संप्रभुता होनी चाहिए, बाहरी नियंत्रण नहीं हो किसी का। ठीक है, ये 4 चीजें अगर होगी तो हम कहेंगे कि वह एक राज्य है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में राज्य मतलब कोई देश। देश तो क्या है, एक इमोटिव कॉन्सेप्ट है, इमोशनल भावनात्मक संकल्पना है, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो राज्य का मतलब किसी देश से लगाया जाता है। ठीक है, तो राज्य का मतलब क्या है, उसके पास एक निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, और सबसे बड़ी बात उसके पास संप्रभुता होगी, कोई बाहरी नियंत्रण उसके पास नहीं होगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को। व्यक्तियों का एक समुदाय, ये जनसंख्या हो गया, जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के, संप्रभुता गई, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सत्ता है। क्या चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई? तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल हमारा आंसर ए करेक्ट है। अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उनमें कमियां क्या है। एक निश्चित भूभाग, ठीक है, के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करते हैं, स्वयं पर शासन करें, लेकिन सरकार होनी चाहिए, स्वयं पर शासन तो करते हैं, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अधिकार हो आपके पास, लेकिन इसके चारों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, जो 3 में सेकंड में नहीं हो रही है। बहुत से व्यक्ति मतलब चलो ठीक है, एक जनसंख्या ले लेते हैं, एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए। चलो संस्कृति भी आ गई, शासन व्यवस्था भी आ गई, सरकार मान लेते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर संप्रभुता की बात तो नहीं कही गई है। तो संप्रभुता के बिना तो कोई राज्य होगा ही नहीं, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। डी है, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जनसंख्या मान लेते हैं इसको, जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरकार भी आ गई, लेकिन इसमें भी हमें संप्रभुता का तत्व नजर नहीं आता है, इसलिए इसको भी हम गलत कर देंगे। ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर से एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन, और ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जिसे हम वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं,
के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण या नोडल एजेंसी है। यानी जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसे कौन सा मंत्रालय देखता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत वह कानून आता है। तो यह एक फैक्ट है, इजी है। हो सकता है हमें लगे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये गलत है। पंचायती राज और ग्रामीण मंत्रालय जैसी चीजें नहीं है। इसका जो आंसर है वह है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ओके, तो ये था हमारा 2021 का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारा जो एक नया तरीका है जिसमें कुछ क्वेश्चन से आपको भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका भी अच्छा हो जाए, क्या ये तरीका ठीक है या हमें वही तरीका अपनाना चाहिए कि मैं ही आपको एक्सप्लेन करता चलूं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, आपके क्या इनपुट्स है और क्या सजेशंस है वो भी कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से मैं हर एपिसोड में इस तरह के क्वेश्चंस, पहले पॉलिटी करेंगे उसके बाद अदर सब्जेक्ट लेंगे, हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।